हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं फ़िलहाल लाइव। आज मैं स्क्रीन पे भी हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टूडियो थोड़ा सा हमारा बिज़ी होता है और आज स्टूडियो फ्री है तो मैं स्टूडियो से ही बना रहा हूँ क्लास ये, ठीक है। शेयर कर दो फटाफट जी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब के सब शेयर कर दो क्लास को, ठीक है। चलिए जी, तो देखिए हमारा जो सेशन चल रहा है 200 एमसीक्यू वाला। एक्चुअल में ये 200 एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हिस्ट्री के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी हिस्ट्री इनमें ही कवर हो गई, लेकिन ऑलमोस्ट एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और कुछ अदर क्वेश्चन इन एग्ज़ाम के लेवल के, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, कमांडो, दुर्गा शक्ति और एसएससी जीडी, इन एग्ज़ाम के लेवल के आपके ये क्वेश्चन लगभग आप कवर मानो, ठीक है। इसमें आपकी 200 क्वेश्चन में पूरी हिस्ट्री कवर होगी इन लेवल के एग्ज़ाम के लिए। शेयर कर दो फटाफट एक बार। देखिए हम लोग इसी सेशन के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं 1 से 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं 51 से 100 क्वेश्चन, और आज है पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे 101 से लेकर 151 तक के क्वेश्चन। एक बात और आप लोग याद रख लें, 9 बजे का टाइम फिक्स कर लें। ये जो अभी जो 9 बज चुके हैं ना, ये 9 बजे का टाइम आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये 9 बजे अब मैं डेली लाइव मिलूंगा आप लोगों को। ये 9 बजे का टाइम हमारा हो चुका, फिक्स हो चुका हमारा, ठीक है। विनय सर का भी देख लेंगे जो टाइम फिक्स होगा 9 बजे, यानी कि हमारा चैनल 9 बजे आप लोग मुझे यहाँ पर मिलेंगे, जो लोग भी देखने के इच्छुक हैं इसको। चलिए जी, तो हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 101, 100 तक हो चुके थे। देखिए जी, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। देखो जी, मुसलमानों की अगर बात करूं तो मैं भारत में पहला मुस्लिम शासक, फर्स्ट मुस्लिम 712 में आया था, मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुसलमान आया था। उसके बाद महमूद गजनवी आया, लेकिन जो मोहम्मद गोरी आया ना 1175 में, उसकी नीयत थी राज करने की, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने के लिए वो आया था। लेकिन इसकी बात बनती है आकर के 1192 में, तराइन की दूसरी लड़ाई में। तो तराइन की दूसरी लड़ाई है भारत में मुस्लिम सत्ता को शुरू करने के लिए। 1191 में हुई थी तराइन की पहली लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन दूसरी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पानीपत का पहला युद्ध 1556 में हुआ था, बाबर व इब्राहिम लोदी। पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध 1556 नहीं 1526, दूसरा युद्ध 1556 अकबर व हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तराइन की पहली लड़ाई। अगले सवाल की तरफ देखिए जी आप लोग। अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गोरी 1192 में नींव डालने के बाद अपने 2 गुलामों को, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को ड्यूटी लगा देता है। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जाएगा वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में, और बख्तियार जाएगा पूर्व में। अब दिल्ली के पूर्व में क्या पड़ता है, बिहार बंगाल यही पड़ता है सब। तो बख्तियार खिलजी गया था बिहार बंगाल में, ये रहा बख्तियार खिलजी। वहाँ जाकर के इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करवा दिया था, और नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने 411 ईस्वी में बनवाई थी। देखो ये जो अदर फैक्ट हैं आप लोगों को आते भी हैं, जिनको नहीं आते वो साथ में नोट कर लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था। हिंदी और फारसी दोनों का ज्ञान रखने वाला था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो कि 1253 से लेके 1325 तक रहा था, जिसको तोताए हिंद बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तोताए हिंद बोलते हैं, सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया, तोता ए हिंद, ठीक है, अमीर खुसरो।
उसके बाद इसने तबला का आविष्कार भी किया था, ये भी याद रखना, तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? सुनिए जी मेरी बात, स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग ये क्वेश्चन 104। मोहम्मद गोरी जब पहली बार 1175 में आया था ना, तो जनता से हारा था, आम जनता, मुल्तान की जनता ने हराया था। लेकिन 1178 में जब ये आया ना, 1178 में गुजरात के राजा भीम सेकंड ने इसको हराया था। तो देखो हार तो इसकी पहली हार, तो अगर पूछा जाए पहली बार हारा कब, तो 1175 में, लेकिन पहली बार किसी राजा के खिलाफ, क्योंकि जब पहली बार हारा तो ये जनता ने हराया था। दूसरी बार जब ये आया तो राजा ने, तो पहली बार किसी राजा से हराया मतलब 1178 में गुजरात के राजा भीम सेकंड, जिसको मूल राज सेकंड भी बोलते हैं, मूल राज सेकंड के नाम से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। अलाई दरवाजा दिल्ली में मेहरौली में स्थित है और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ऑप्शन ए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार, ये भी पूछा जा सकता है, और दिल्ली में हौज खास का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी इसके जो है चाचा जी थे। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे मूर्ख शासक कहा जाता है, और फिरोज शाह तुगलक जिसने हिसार बसाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरिहर व बुक्का नामक वारंगल के 2 राजकुमारों ने किस साम्राज्य के राजा को हराया था? सॉरी, किस साम्राज्य की स्थापना की थी? देखिए जी, जब वारंगल जो आजकल का तेलंगाना है ना, वहाँ की जगह वारंगल के राजकुमार थे। तब मोहम्मद बिन तुगलक का समय चला हुआ था 1325 से लेके 51 तक। मोहम्मद बिन तुगलक MBT, इसके समय में 1336 में वारंगल के 2 भाइयों ने, हरिहर व बुक्का ने मिलकर के एक साम्राज्य की स्थापना कर दी, विजयनगर, और इस साउथ इंडिया को कब्जे में ले लिया। विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी थी हम्पी, बाद में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होगी। उसके बाद है, विजयनगर का सदैव संघर्ष चलता रहा। विजयनगर साम्राज्य जो बना, इस विजयनगर का हमेशा बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष रहा था, बहमनी राजाओं के साथ इसका जो है लड़ाई होती रहती थी। उसके बाद देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन होगा हमारा 108। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? सेम क्वेश्चन, ये PDF बहुत पुरानी है मेरी, सेम क्वेश्चन फीमेल सब इंस्पेक्टर में आया हुआ था, मेल सब इंस्पेक्टर में आया हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं? हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। भैया विजयनगर का क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है, कोई भी पेपर हो विजयनगर के बारे में पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद दे रखा है जी अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? देखो कृष्णदेवराय कौन है, पहली बात तो ये, जो विजयनगर साम्राज्य था ना, विजयनगर, उसमें 4 वंश थे टोटल, संगम वंश, सुलो वंश और तुलु वंश, चौथा होगा अराविडू। तुलु वंश जो था उसका दूसरा शासक था कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय पूरे विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा था, पूरे विजयनगर का। तो कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में 8 मंत्री बैठाए थे जिनको बोलते थे अष्टदिग्गज। एक पूछ लिया जाता है अष्टप्रधान किसके समय में थे, तो अष्टप्रधान के लिए कल भी मैंने आपको बताया हो शायद, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन हसन, यही होगा इसका आंसर। उसके बाद कृष्णदेवराय ने अमुक्तामाल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, किस भाषा में? अमुक्तामाल्यद HSSC क्लर्क में आ चुका है। देखो साउथ इंडिया का है ये विजयनगर, लेकिन HSSC ने इतनी बार पूछा है ना विजयनगर के बारे में। अमुक्तामाल्यद HSSC क्लर्क के एग्जाम में आ चुकी है। किसकी रचना थी? कृष्णदेवराय की। अमुक्तामाल्यद एक एपिक है, एपिक मतलब महाकाव्य, और ये महाकाव्य तेलुगु भाषा का है, तेलुगु एपिक है ये,
अमुक्तामाल्यद कृष्णदेवराय ने रचना की थी। कृष्णदेवराय का समय था 1509 से लेके 1529 के बीच। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान निम्नलिखित में से किस राजवंश के थे? देखिए जी, चंदेल तो मध्य प्रदेश के हुआ करते थे बाद में, तोमर दिल्ली वाले, और गढ़वाल जो है कन्नौज वाले, और गहलोत बच गया, गहलोत राजवंश के हुआ करेंगे पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद दे रखा है जी, आपको सही मिलान करना है। सिरी फोर्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक ने। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक का शहर है। और आगरा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी दे रखा है जी बाई चांस, बाय मिस्टेक। तो इसमें ए का 1, बी का 2, ये रहा, और ये सही है। ठीक है, ये सारे के सारे शहर किसने बसाया था? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जो लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर दो साथ में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? ऑफिशियल भाषा, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज, मुगल काल की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी भाषा, फारसी भाषा होगी। ठीक है, उसके बाद है सल्तनत कालीन जितल, ससगनी और टका। जितल तांबे के सिक्के हुआ करते थे, ससगनी भी चांदी के और टका भी चांदी के। तो तांबा चांदी चांदी, तांबा चांदी चांदी, ये हो गया। ठीक है, इसमें जो जितल और टका है वो इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए थे दिल्ली सल्तनत के अंदर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दे तो रखा है लेकिन मिस प्रिंट है अभी ये। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे डायरेक्ट 118 पे। सूफी शब्द एक प्रकार की भाषा से लिया गया है, सूफी शब्द। ठीक है, उसके बाद मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? मुगलों के मुख्य साधन भू राजस्व था, जमीन से जो रेवेन्यू लेते थे। ठीक है, उसके बाद है दीवान होते थे, दीवान इकट्ठा करते थे। मुगल काल सेना का प्रधान क्या होता था? मीर बख्शी बोलते थे सेना के प्रधान को, मीर बख्शी। इसमें जो वजीर है ये भी मुगलों का पद था, प्रधानमंत्री। मुगलों की अदालत की भाषा, अदालत मतलब हो गया दरबार, दरबार कोर्ट की भाषा, दरबार की भाषा मुगलों के भी फारसी हुआ करती थी। उसके बाद किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों के गिरने से हुई थी? सबको पता है, हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों के गिरने से हुई थी। सबका कार्यकाल देख लीजिए, बाबर 1526 से 1530, औरंगजेब 1658 से 1707, जहांगीर 1605 से 1627 और हुमायूं 1530 से 1540। उसके बाद 1555 से 56, 2 बार इसका कार्यकाल होगा। 56 में इसकी डेथ हो जाएगी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखी थी? शहजादी मतलब मुगलों की बेटी। ठीक है, शहजादियाँ मतलब मुगलों की वाइफ नहीं है, ये बेटी है। तो हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम लिखती है। गुलबदन बेगम ये थी बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन, जिसने हुमायूं की जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी मतलब जो युद्ध दे रखे हैं, कौन सा युद्ध किस व्यक्ति से संबंधित है? हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर से संबंधित है, यानी कि ए का बन गया 2, साथ साथ में हम मिलाते चलेंगे। ए का बन गया 2, ए का 2 एक में ही बन रहा है, वैसे डी में ही बन रहा है। उसके बाद है बिलग्राम का युद्ध, ये हुमायूं से रिलेटेड है। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था, यानी कि बी का बन गया 3, बी का 3 इसी में बन रहा है जी। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध वैसे तो ये नहीं दे रखा, लेकिन इसको तीसरा मान लो क्योंकि अहमद शाह अब्दाली दे रखा है। अब्दाली ये है तीसरा युद्ध लड़ा था, तो सी का बन गया 4 और खानवा का युद्ध बाबर से रिलेटेड है, डी का बन गया 1, तो आंसर हुआ ए। ठीक है, हल्दी घाटी अकबर और हेमू के बीच हुआ था, सामने लिख देता हूँ, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। एक्चुअल में अकबर ने युद्ध किया नहीं था, अकबर की तरफ से मानसिंह था। बिलग्राम हुमायूं वर्सेस शेर खान। पानीपत थर्ड अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव मराठा।
और उसके बाद खानवा बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने, ये भी HSSC में आ चुका है। उसके बाद देखिए जी आप लोग क्वेश्चन नंबर 125, सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ और तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तानसेन अकबर के दरबार में था, अकबर के नवरत्न में शामिल था और अकबर का समय था 1556 से लेके 1605। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता था। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोलेंगे। जो हमारा हिंदी का लिटरेचर है वो अकबर के समय में ही पनपा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 126, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हम इसको थोड़ा सा तरीके से पढ़ते हैं। देखिए जी आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना, 1606 में सूरत पहुंची, 1609 में पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में पहुंचा लेकिन परमिशन नहीं मिली, खाली हाथ आ गया। 1615 में पहुंचा थॉमस रो, मुगल दरबार में परमिशन लेने इसको परमिशन मिल गई, लेकिन पूछा क्या है पहला अंग्रेज किसको भेजा था? 1609 में विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस देर का ये रहा जी, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस इनका आंसर होएगा। उसके बाद देखिए किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? देखिए आप लोग, औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, अकबर का मकबरा आगरा में है, सिकंदरा में, प्रॉपर सिकंदरा ही लिख लो, सिकंदरा, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो विदेश में हो गया जहांगीर का। 3 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनका मकबरा विदेश में है, लिख लो साथ में, बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर। बाबर का मकबरा है काबुल में, जहांगीर का मकबरा है लाहौर में और बहादुर शाह जफर का मकबरा है रंगून में, रंगून के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए जी, तो इसको नोट कीजिए साथ में आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और उसके बाद हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। लिख लिया ना सबने? चलिए जी, उसके बाद देखिए जी अगला क्वेश्चन है हमारा 128, जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? वैसे जहांगीर 2 कामों के लिए है, चित्रकला और न्याय। चित्रकला ऑप्शन में नहीं दे रखा और न्याय दे रखा ऑप्शन में। ठीक है, न्याय के लिए जहांगीर ने सोने की जंजीर तक लगवा दी थी। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के टाइम पीरियड को कहा जाता है, जिसका समय होगा 1605 से लेके 1627 के बीच। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका अपने काल की शासन व्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव था? जहांगीर जो है ना, जहांगीर खुद शराबी था, तो उसने अपनी पत्नी को ही मुकुट पहना दिया कि मैडम आप ही सब कुछ संभालो, और वो थी नूरजहां। नूरजहां ने राजनीति में जितना इंटरफेयर किया है इतना किसी मुगल बादशाह की महिला ने नहीं किया, बेगम ने नहीं किया। उसके बाद देखिए अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके यहाँ पर थी? अष्टदिग्गज तो आ गया कृष्णदेवराय और मराठा साम्राज्य में शिवाजी ने शुरू की थी। अष्टप्रधानों में अलग अलग नाम हुआ करते थे, जैसे मैं आपको बताऊं, पेशवा, सरिये नौबत, वाक्यानविस, चिटनिस, पंडित राव, सुमंत और न्यायाधीश, इस प्रकार के पद हुआ करते थे। उसके बाद प्रथम पेशवा कौन थे? देखो जी, पेशवा जो प्रशासन है ना वो 1713 में शुरू हो गया था और 1713 में बालाजी विश्वनाथ गद्दी पर बैठते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव और फिर माधवराव। ठीक है, तो सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है
मराठाओं और अफगानों के बीच लड़े हुए तीसरे पानीपत के युद्ध में निम्नलिखित में से मराठाओं का पेशवा कौन था? तीसरा युद्ध जब 1751 में लड़ा गया, 1761 में लड़ा गया, अफगानी तो था अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, जो मूवी आई है जिसमें संजय दत्त ने रोल किया अब्दाली का, और मराठाओं की तरफ से थे बालाजी बाजीराव। 1740 से 61 तक ये पेशवा रहे थे, लेकिन युद्ध में गया कौन था? सदाशिव राव। सदाशिव राव खुद युद्ध में शामिल हुआ था। उसके बाद देखिए मिर्जा गालिब किसके समय के थे? मिर्जा गालिब एक शायर थे और बहादुर शाह जफर भी एक शायर थे, तो बहादुर शाह जफर के समय में थे। उसके बाद पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था सिखों के चौथे गुरु ने। देखो, गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, तेग बहादुर 9वें गुरु, गुरु रामदास चौथे गुरु। चौथे गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, चौथे गुरु ने। ये बात याद रख लेना आप लोग। उसके बाद है आगे, निम्नलिखित में किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ? सैनिक शक्ति के रूप में 1699 में हुआ, जब सिखों में खालसा पंथ की स्थापना हुई। और ये खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अर्जुन देव 5वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें, तेग बहादुर 9वें, गुरु नानक देव पहले गुरु थे। उसके बाद किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की? अभी अभी बताया, देखो मैंने 1699। तो 1699 बैसाखी के दिन 13 अप्रैल, और 13 अप्रैल का दिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के भी याद रखा जाता है। दक्षिण भारत में किसके शासनकाल में मुगल तमिलनाडु तक पहुंच चुके थे? मुगलों का सबसे ज्यादा प्रभाव औरंगजेब के समय में था। औरंगजेब का समय है 1658 से लेकर 1707 तक, पूरे साउथ को कब्जे में ले रखा था। उसके बाद देख रखा है जी, सिखों के गुरुओं को कर्मानुसार लिखिए। हम पॉइंट लिख लेते हैं डायरेक्ट। जो रामदास है वो चौथे गुरु थे, अर्जुन देव 5वें गुरु है, और ये छठे और ये 7वें। 4 5 6 7 सही तो है, 1 2 3 4 ठीक है। इनमें से किसको सच्चा बादशाह कहा जाता है? गुरु हरगोविंद सच्चा बादशाह। उसके बाद देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूरोपीय शक्तियों के भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश हुआ, उसको कर्मानुसार लिखिए। सबसे पहले पुर्तगाली, सबका कार्यकाल लिख लीजिए आप लोग। 1498, 1596 में डच, 1606 में अंग्रेज, 1664 में फ्रांसीसी। तो 2 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 बी में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखो मेरी बात सुनो, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, एक वीडियो बना रखी है, पहला गवर्नर कौन था, आखिरी कौन था, लगभग 14 क्वेश्चन है। पूरा कंसेप्ट समझा रखा आपको लगभग 20 मिनट में। 20 मिनट में आपको ऐसे तरीके से याद हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो क्लाइव है वो बंगाल का पहला था। इनमें हमेशा कंफ्यूजन होता है ना, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला या आखिरी था नहीं। अब इसमें दे रखा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसमें नाम ही नहीं दे रखा जी, विलियम बेंटिक आएगा। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अगर बंगाल का पूछा होता वारेन हेस्टिंग। तो कौन पहला, कौन आखिरी, कौन बंगाल का, कौन भारत का, इसके लिए आप लोग गवर्नर वाली वीडियो देख लीजिए जी एक बार। गवर्नर जनरल वाली वीडियो देख लेना आप लोग, आज ही देख लेना, देखोगे ना। चलिए, सहायक संधि के सिद्धांत किसने दिए थे? सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस 1798 में शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी सहायक संधि। सबसे पहले सहायक संधि पर साइन किए थे हैदराबाद ने। सहायक संधि का मतलब क्या था कि कंपनी आपको सेना देगी, आप कंपनी के सैनिकों को सैलरी देना। जब आप सैलरी नहीं दोगे तो कंपनी आपके राज्य पे कब्जा कर लेगी। उसके बाद किसने मजबूत सत्ता स्थापित कर अंग्रेजों को 19वीं सदी में, यानी कि
1800 समथिंग में चुनौती दी थी। देखो लक्ष्मीबाई थी तो इसी दौर में, लेकिन अपने सिर्फ झांसी तक सीमित थी। नाना साहब अपने कानपुर में, शिवाजी तो पहले ही हो चुके, रणजीत सिंह आएगा। रणजीत सिंह ने एक साम्राज्य बनाया था अंग्रेजों के खिलाफ, सत्ता बना ली थी, ठीक है। तो रणजीत सिंह आएगा 19वीं सदी में, शुरुआत के दौर में। उसके बाद देखिए आप लोग, निम्नलिखित मुगल बादशाहों पर आपको विचार करना है। देखिए जी, सबसे पहले आता है जहांदर शाह। जहांदर शाह आएगा। जहांदर शाह के बाद आता है, देखो सबसे पहले आता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदर शाह। उसके बाद आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद आता है रंगीला, तीसरा, और फिर शाह आलम, ये बहुत बाद में आता है। 2 1 3 4 इनका क्रम आपको याद करवाने के लिए एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, क्योंकि 9 मुगल बादशाह रहे थे, 9 के 9 आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक कौन था? कोलबर्ट। उसके बाद इनको सही करना है आपको। सहायक संधि 1798, स्थायी बंदोबस्त 1793, महालवाड़ी 1822, रैयतवाड़ी 1820 में। ये सब राजसव की व्यवस्था है, आप लोगों को अच्छे से समझाई जाएंगी ये सारी की सारी व्यवस्थाएं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा स्थायी बंदोबस्त 3, उसके बाद आएगा 4, 3 4, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। तो ये हो गया जी, ठीक है। अच्छा, एक बात और नोट कर लो आप लोग, ये राजस्व वसूलने की नहीं है, बाकी तीनों राजस्व वसूलने की है। रैयतवाड़ी शुरू की थी थॉमस मुनरो, महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अफगानिस्तान के प्रति किसने ये कदम उठाया था? ठीक है, तो बताइए, मिनटों आ जाएगा इसका वैसे, क्योंकि अफगानिस्तान के समय पर युद्ध हुए, लेकिन इसमें मेंशन नहीं कर रखा पहले की बात है, दूसरे की बात है या तीसरे की बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी अधूरा है ये। 147 का आपको सही मिलान करना है। देखिए आप आगे कि किसने क्या किया। डलहौजी का इनमें से काम, चलो इनको ही देख लेते हैं, कामों को ही। व्यापगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति, ये तो डलहौजी ने की यानी कि ए। बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया यानी कि डी। स्थानीय स्वशासन रिपन ने किया यानी कि सी। सती प्रथा का विरोध विलियम बेंटिक ने किया यानी कि बी। ए का बी किसी में नहीं दे रखा, मतलब पहले का बी दे रखा है जी, ये रहा। 1 का बी, 2 का सी, 2 का सी ये रहा, 3 का डी ये रहा जी। ठीक है, और ए का 4, तो इसका आंसर होगा ए। मतलब सारे बता दिए मैंने। सती प्रथा विलियम बेंटिक, स्वशासन स्थानीय स्वशासन का मतलब लॉर्ड रिपन ने किया था ये। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। और व्यापगत सिद्धांत या फिर अपहरण सिद्धांत या फिर हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की है। भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल सर्विसेज, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल कोड, ये सब कैनिंग के समय में आए थे? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में, कैनिंग के समय में ही क्रांति हुई थी। आईपीसी वगैरह सब इसी के समय में। उसके बाद शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को प्रेफरेंस पे दिया था कि शिक्षा में अंग्रेजी को कंपलसरी करो। 150वां क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन
आखिरी क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग खुद देंगे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये भी कार्नवाली से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग, मैंने आप लोगों को 151 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे 200 क्वेश्चन। हमारी अगली जो वीडियो होगी वो 200 क्वेश्चन की होगी। अब आप लोग बताइए जी, किसी को कोई समस्या है क्या? कमेंट करके बताइए फटाफट, किसी को भी कोई भी तकलीफ़ हो तो, ठीक है। और इस पे यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर होने के लिए करने के लिए आप लोगों का थैंक यू जी। अब आप सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे भी जुड़िएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरा और विनय सर का, हिस्ट्रीनामा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है हिस्ट्रीनामा। तो हिस्ट्रीनामा को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले सेशन में। कल होगी क्लास सेम टाइम 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।